तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के बटुए की, यानी उसके पार्ट 12 की। यह हिस्सा अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए तक फैला है और असल में यही बताता है कि हमारा देश अपने पैसे, अपनी प्रॉपर्टी और अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को कैसे मैनेज करता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतना बड़ा, इतना विशाल देश अपना पूरा हिसाब किताब, अपना बटुआ कैसे संभालता है। इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के भाग 12 में, जो देश के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की एक तरह से कुंडली है। तो आइए इसे समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि पार्ट 12 सिर्फ कुछ रूखे सूखे नियमों की लिस्ट नहीं है, नहीं, बल्कि ये पूरे भारत की फाइनेंशियल मशीनरी का एक डिटेल रोड मैप है जो हमें बताता है कि कौन सा पुर्जा कहाँ फिट होता है। तो देखिए, भाग 12 को ना बड़े ही लॉजिकल तरीके से बांटा गया है। ये शुरू होता है फाइनेंशियल शब्दों की परिभाषा से, फिर केंद्र और राज्यों के बीच पैसे के रिश्ते को समझाता है, सरकार कितना और कैसे उधार ले सकती है ये बताता है, और आखिर में प्रॉपर्टी और कानूनी अधिकारों जैसे बेहद जरूरी मुद्दों पर बात करता है। आज हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये फाइनेंशियल सिस्टम असल में काम कैसे करता है। मतलब पैसा आता कहां से है, रखा कहां जाता है और फिर बंटता कैसे है। अब ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। अनुच्छेद 265 का ये सिद्धांत कहता है कि सरकार अपनी मर्जी से कोई टैक्स नहीं लगा सकती। हर टैक्स के पीछे कानून की ताकत होनी चाहिए, जिसे संसद या विधानसभा ने पास किया हो। यही है फाइनेंशियल डिसिप्लिन की सबसे पहली सीढ़ी। ठीक है, टैक्स तो आ गया, लोगों से पैसा इकट्ठा हो गया, लेकिन ये सारा पैसा जाता कहाँ है? क्या कोई एक बड़ी सरकारी तिजोरी है? जी हां, और संविधान ने इसके लिए कुछ खास फंड्स या निधियों का इंतजाम किया है। इसको ना बहुत आसान तरीके से समझते हैं। कंसोलिडेटेड फंड या समेकित निधि समझिए सरकार का मेन सैलरी अकाउंट है। सारा पैसा यहीं आता है और सारे खर्चे यहीं से होते हैं, लेकिन एक भी रुपया संसद की इजाजत के बिना नहीं निकल सकता। वहीं दूसरी तरफ कंटिंजेंसी फंड या आकस्मिकता निधि ये सरकार का इमरजेंसी फंड है। बाढ़ आ गई, कोई और आपदा आ गई तो राष्ट्रपति इस फंड से तुरंत पैसा निकाल सकते हैं। अब पैसा आ गया, तिजोरी में रख दिया, लेकिन सवाल यह है कि इसका बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच कैसे होगा। यहीं पर एंट्री होती है फाइनेंस कमीशन की। ये समझिए कि घर के एक ऐसे समझदार सदस्य की तरह है जो ये तय करता है कि किसको कितनी जरूरत है और बंटवारा एकदम फेयर हो। इसकी सलाह पर ही तय होता है कि राज्यों को अपने स्कूल, अस्पताल और सड़कों के लिए कितना पैसा मिलेगा। और बात सिर्फ टैक्स के बंटवारे पर ही खत्म नहीं होती। आर्टिकल 275 के तहत केंद्र उन राज्यों को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल मदद भी देता है जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत होती है। इसे ग्रांट्स एंड एड कहते हैं, जो देश में एक फाइनेंशियल बैलेंस बनाए रखने का एक और तरीका है। अब हर बार तो ऐसा नहीं होता ना कि कमाई से ही सारे खर्चे पूरे हो जाएं। कभी कभी उधार लेने की भी नौबत आती है। तो सरकार के उधार लेने पर संविधान क्या कहता है? देखिए, संविधान ने केंद्र और राज्य दोनों को उधार लेने का अधिकार दिया है। आर्टिकल 292 के तहत केंद्र सरकार देश के अंदर या बाहर कहीं से भी उधार ले सकती है। राज्यों के पास भी ये पावर है, पर एक छोटी सी शर्त के साथ। अगर उन पर केंद्र सरकार का कोई पुराना कर्ज बाकी है तो उन्हें और उधार लेने से पहले केंद्र की परमिशन लेनी होगी। चलिए अब आते हैं इस भाग के सबसे चर्चित और ऐतिहासिक हिस्से पर, संपत्ति का अधिकार। इसकी कहानी अपने आप में भारतीय संविधान के बदलने की कहानी है। इस बदलाव के असर को समझने के लिए पहले इन दो तरह के अधिकारों का फर्क समझना होगा। देखिए, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स ये संविधान का वो सुरक्षा कवच हैं जिन्हें बदलना लगभग नामुमकिन है। वहीं संवैधानिक अधिकार ये भी संविधान से ही मिले हैं, लेकिन संसद कानून बनाकर इन्हें रेगुलेट कर सकती है। तो हुआ ये कि साल 1978 में 44वां संशोधन आया और उसने एक ऐतिहासिक बदलाव कर दिया। संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया और उसे एक नए आर्टिकल 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अब सवाल उठता है कि ऐसा किया क्यों गया? असल में जमीन सुधार और देश के विकास से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए ऐसा करना जरूरी था, क्योंकि पहले ये मामले कानूनी पचड़ों में फंस जाते थे। ये भारतीय कानून में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो आज की तारीख में इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब यह है कि सरकार किसी की प्रॉपर्टी ले तो सकती है, लेकिन अपनी मनमर्जी से नहीं। इसके लिए एक प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। सिर्फ एक सरकारी आदेश से किसी की जमीन नहीं छीनी जा सकती।
अच्छा, तो अब तक हमने कई सारे आर्टिकल्स की बात कर ली है ना। हो सकता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, पर घबराइए नहीं, इन सबको याद रखने के लिए एक बहुत मजेदार और आसान सी ट्रिक है। ट्रिक है टैक्स कलेक्ट कर, फाइनेंस कमीशन, बोरो, प्रॉपर्टी राइट। चलिए इसे एक एक करके तोड़ते हैं। टैक्स से याद रखिए आर्टिकल 265, यानी बिना कानून के कोई टैक्स नहीं। कलेक्ट से याद रखिए कंसोलिडेटेड और कंटिंजेंसी फंड्स, यानी आर्टिकल 266, 267। फाइनेंस कमीशन से वित्त आयोग और राज्यों को मिलने वाला अनुदान, यानी आर्टिकल 280 और 275। बोरो से उधार लेने की शक्तियां, आर्टिकल 292, 293। और आखिर में प्रॉपर्टी राइट से याद रखिए आर्टिकल 300A। सिंपल। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। संपत्ति का अधिकार अब फंडामेंटल नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाता है। एक तरफ हैं लोगों के अधिकार और दूसरी तरफ देश के विकास की जरूरतें। आज के भारत में इस बैलेंस का असल मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।